हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक जो हमारी 12th क्लास में दिया गया है, जिसका नाम है सिरिस के फूल, जो हमारे आने वाले एस्टेट पीजीटी हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे इसमें लेखक ने सिरिस के फूल का वर्णन किया है कि सिरिस का फूल कैसे जेठ की तपती दोपहरी में भी जब धरती अग्निकुंड जैसी गर्म रहती है, सिरिस नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा रहता है। इस प्रकार की गर्मी लू से बहुत से पेड़ झुलस जाते हैं, उनका फूलना तो दूर की बात है, ऐसा लेखक ने इसमें कहा है। इसमें कुछ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे आने वाले एस्टेट एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने सिरिस की तुलना किसके साथ की है? तो भिखारी के साथ, अवधूत के साथ, साधु के साथ या गृहस्थ के साथ? तो लेखक ने सिरिस की तुलना अवधूत के साथ की है। सिरिस के फूल के रचयिता का नाम क्या है? सिरिस का फूल हमने फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी बताया था कि इसके राइटर का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके रचयिता हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आर्घवत किस पेड़ का नाम है? इसमें आर्घवत पेड़ का जिक्र किया गया है। जैसे आर्घवेद किस पेड़ का नाम है? वो है अमलतास का। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? अमलतास का जो पेड़ है वो 15 से 20 दिनों के लिए। किस ऋतु के आने पर सिरिस लहक उठता है? जब वसंत ऋतु आती है तो सिरिस लहक उठता है। किस महीने तक सिरिस के फूल मस्त बने रहते हैं? तो आषाढ़ तक जो हमारे सिरिस के फूल है वे मस्त बने रहते हैं। सिरिस की डालें कैसी होती हैं? सिरिस की डालें कमजोर होती हैं। द्विवेदी जी ने सिरिस के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? तो कालिदास जी का वर्णन किया है सिरिस के फूल में। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा जो बरा सो बुताना कथन किस कवि का है? तुलसीदास जी का है। कौन सप्पा सब कोड़े चला रहा है? महाकाल देवता। सिरिस का वृक्ष कहाँ से अपना रस सींचता है? वायुमंडल से। मेघदूत किस कवि की रचना है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। मेघदूत किस कवि की रचना है? तो हमारी कालिदास जी की है। कर्नाट राज्य की कन्या का क्या नाम था? कर्नाट राज्य की जो कन्या थी विसिका देवी नाम था उसका। लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्ति योगी कहा है? तो कालिदास को। इक्सदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गन्ने के लिए। अंत में लेखक ने सिरिस की तुलना किसके साथ की है? महात्मा गांधी के साथ की है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1973 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आलोक पर्व। आलोक पर्व जो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम कविता थी, उसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाय वह अवधूत कहाँ है? लेखक यहाँ किसकी ओर संकेत कर रहा है? लेखक यहाँ महात्मा गांधी की ओर संकेत कर रहा है। सिरिस के फूल जैसी अनासक्ति किस आधुनिक कवि में थी? सुमित्रा नंदन पंत। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनने के लिए कहा? फक्कड़। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अनाम दास का पोथा भी हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चारुचंद्र लेख भी हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बचा हमारा पुनर्वास हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद राजभाषा आयोग के सदस्य कब बने थे? ये राजभाषा आयोग के सदस्य 1955 में बने थे। अनाविल का अर्थ स्वच्छ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कल्पलता का प्रकाशन 1951 में हुआ था। तो हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो हमारे सिरिस के फूल से लिए गए थे। अब हम कुछ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन से क्षेत्र में क्या काम किया था। तो जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 19 अगस्त
1907 में हुआ था। इनके जन्मभूमि गांव दुबे का छपरा पलिया जिला उत्तर प्रदेश में था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हो गई थी। इनकी कर्म भूमि वाराणसी थी। कर्म क्षेत्र निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, संपादक, अध्यापक। इनको जो पुरस्कार मिले थे, पद्म भूषण मिला था इनको 1957 में, टैगोर सम्मान 1962 में, बंग साहित्य अकादमी द्वारा डीलिट की उपाधि दी थी इनको 1949 में, लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973, आलोक पर्व निबंध इनकी। फिर अब कुछ कर लेते हैं आलोचना साहित्य इतिहास। तो इन्होंने सूर साहित्य लिखा था 1936 में। हिंदी साहित्य की भूमिका आई थी इनकी 1940 में। प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद 1940 में। कबीर 1942 में। नाथ संप्रदाय आया था इनको 1950 में। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। साहित्य का मरम 1949। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957। लालित्य मीमांसा 1962। कालिदास की लालित्य योजना 1967। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। इस प्रकार 1957 में जो इनकी मेघदूत कहानी थी, ये भी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आई हुई है। तो अब इनके कुछ निबंध संग्रह की बात कर लेते हैं। जैसे इनका जो अशोक का फूल था वो 1948 में आया था। कल्पलता 1951 में आई थी। विचार और वितर्क 1954 में। विचार प्रवाह 1959 में। कुटज 1964 में। साहित्य सहचर 1965 में। आलोक पर्व 1972 में। अब इनके कुछ उपन्यास हैं वो कर लेते हैं। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। चारू चंद्र लेख 1962 में। पुनर्नवा 1973 में। अनामदास का पोथा 1976 में। जो हमारा यह अनामदास का पोथा है ये भी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे इनका मूल नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मूल नाम उनका नाम था बैजनाथ द्विवेदी। द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों का हृदय घर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम से पुकारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाएं और स्थापना को चुनौती देते हुए ने सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। इनके लिए प्रसिद्ध कथन है, भारत का लोकनायक वही होता है जो समन्वय करे। ऐसा किसी ने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग कहा। आचार्य शुक्ल के बाद दूसरे श्रेष्ठ निबंधकार, सबसे पहले जो श्रेष्ठ माना आचार्य शुक्ल जी को माना है, एंड उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। ये हमारे प्रीवियस पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कबीर का वाणी का डिक्टेटर किसको कहा है? कबीर जी को। इन्होंने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। इन्होंने निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया। सो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी।